हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं तारिक राय। आज हम चर्चा करेंगे राज्य के स्वरूप को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो में राज्य क्या है और राज्य का निर्माण कैसे हुआ इस मुद्दे पर चर्चा की थी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भारतीय राज्य के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि भारतीय राज्य की प्रकृति एवं स्वरूप का अध्ययन करना एक बहुत ही जटिल कार्य है। भारतीय राज्य के स्वरूप को लेकर राजनीतिक विचारकों में एक मत का अभाव है। भारतीय राज्य की प्रकृति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग विचार दिए हैं। कुछ विद्वान राज्य को एक साधन मानते हैं तो कुछ इसे साध्य मानते हैं। किसी भी राज्य की प्रकृति उस राज्य में पाई जाने वाली शासन व्यवस्था पर निर्भर करती है। जिस प्रकार शासन व्यवस्था का स्वरूप होगा, राज्य की प्रकृति भी उस शासन व्यवस्था से प्रभावित होती है। भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। जहां तक भारतीय राजनीति का प्रश्न है, तो यह स्वरूप में अत्यंत लोकतांत्रिक है। यह समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, लोक कल्याण, धर्मनिरपेक्षता जैसे आदर्शों पर आधारित है। तो दोस्तों, यह पूर्ण सत्य है कि भारत विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है। परंतु अगर भारतीय समाज में जाति और वर्ग को देखा जाए तो राजनीतिक एवं सामाजिक असमानता की तस्वीर हमारे सामने उभर कर आती है। इसलिए विभिन्न आधुनिक राजनीतिक विद्वानों ने भारत में लोकतंत्र की सफलता पर संदेह प्रकट किया है। भारतीय राज्य की प्रकृति का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। नंबर 1 उदारवादी दृष्टिकोण और नंबर 2 मार्क्सवादी दृष्टिकोण। इसके साथ साथ राज्य के स्वरूप के अध्ययन में गांधीवादी दृष्टिकोण का भी समावेश देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जैसा कि सामने डिस्प्ले पे आपको शो हो रहा है, मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें राज्य की प्रकृति को लेकर 3 दृष्टिकोण दर्शाए गए हैं: उदारवादी, मार्क्सवादी और गांधीवादी। तो दोस्तों, अब हम इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जो हमारा पहला दृष्टिकोण है वो है उदारवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण प्रमुख है। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण राज्य के स्वरूप का अध्ययन करने के लिए दो बातों पर जोर देते हैं। नंबर 1 राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन और नंबर 2 राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार संविधान में वर्णित संस्थाओं और उनके कार्यों के आधार पर राज्य की प्रकृति को लोकतांत्रिक राज्य, कल्याणकारी राज्य या निरंकुश राज्य आदि घोषित किया जाता है। यह सत्य है कि शासन प्रणाली का स्वरूप सामान्य रूप से राज्य की प्रकृति को दर्शाता है, परंतु यदि हम केवल राज्य की सरकारी संस्थाओं को सब कुछ मान लें तो बहुत से पहलू नजरअंदाज हो जाते हैं। ठीक है, उदारवादी दृष्टिकोण के अनुसार राज्य की प्रकृति के निर्धारण का एक अन्य तरीका यह है कि इसके उत्पादन के साधनों की जांच की जाए और यह देखा जाए कि उत्पादन के साधनों पर किस वर्ग का अधिकार और नियंत्रण है। इसका मुख्य उद्देश्य इस बात का पता लगाना होता है कि वे कौन से वर्ग हैं जिनके कल्याण के लिए मूल रूप से राज्य की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। यदि उत्पादन के साधनों पर कुछ गिने चुने पूंजीपतियों का नियंत्रण और अधिकार है तो राज्य की प्रकृति पूंजीवादी होगी। इसके विपरीत यदि उत्पादन के साधनों पर राज्य और समाज का नियंत्रण है तो राज्य का स्वरूप समाजवादी होगा। तो दोस्तों, उदारवादी दृष्टिकोण के अंतर्गत हमारे दो दृष्टिकोण प्रमुख हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। नंबर 1 राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन और नंबर 2 क्या है? राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन। तो दोस्तों, राज्य की प्रकृति के उदारवादी दृष्टिकोण को समझने के बाद हम दूसरे दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, दूसरा दृष्टिकोण जिसका नाम है मार्क्सवादी दृष्टिकोण। दोस्तों, मार्क्सवाद के अनुसार राज्य शोषण करने का एक यंत्र है, अर्थात राज्य का प्रमुख कार्य आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग के हितों की रक्षा करना है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार भारतीय संविधान पूंजीपति वर्ग के हितों का
रक्षक है। संविधान में नागरिक अधिकारों के विरुद्ध केंद्र व राज्य सरकारों को निवारक विरोध के लिए कानून बनाने की व्यवस्था करके पूंजीपति वर्गों के हितों की चिंता करने वाले राज्य के रूप में दर्शाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों मार्क्सवाद ये कहता है कि राज्य शोषण करने का एक यंत्र है और राज्य के माध्यम से जो आर्थिक रूप से शक्तिशाली वर्ग हैं वो गरीब लोगों का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। इसीलिए मार्क्स राज्य के खिलाफ है और वह राज्य को समाप्त करके एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है। तो दोस्तों राज्य की प्रकृति के उदारवादी और मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने के बाद अब हम गांधीवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों गांधी जी ने राज्य के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण विचार दिए थे। गांधी जी ने राम राज्य की अवधारणा पर जोर दिया है। गांधी जी ने ब्रिटिश शासन से मुक्ति पाने के बाद ग्राम स्वराज्य के रूप में राम राज्य की कल्पना की थी। राम राज्य का संबंध स्वराज्य और लोक राज्य से है। स्वराज का अर्थ स्वशासन है, लेकिन गांधी जी ने इसे एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रांति का नाम दिया जो कि जीवन के सभी क्षेत्रों को समाहित करती है। इसके साथ साथ गांधी जी ने आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। उनका यह कहना था कि गांव पूर्ण रूप से स्वायत्त और स्वतंत्र हों और उन पर केंद्र का कम से कम अंकुश हो। इसके साथ साथ सामाजिक जीवन के उत्थान के लिए गांधी जी ने सामाजिक बुराइयों को मिटाने का प्रयास किया। उनका कहना था कि एक वर्ग दूसरे वर्ग का शोषण ना करे। गांधी जी का कहना था कि सत्ता का निम्नतर स्तर तक विकेंद्रीकरण कर देना चाहिए ताकि सत्ता में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी हो। यही सर्वोत्तम शासन कहलाएगा। तो दोस्तों ये गांधी जी का दृष्टिकोण का। तो दोस्तों हमने तीनों दृष्टिकोण के माध्यम से राज्य के स्वरूप को समझने का प्रयास किया, परंतु वर्तमान समय में हाल ही में दो नए दृष्टिकोण उभर कर सामने आए हैं, जैसा कि सामने आपको डिस्प्ले पर मेंशन किया हुआ है। नंबर 1 नव उदारवादी दृष्टिकोण और नंबर 2 नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इन्हें भी समझने का प्रयास करेंगे, तभी हम राज्य की प्रकृति को सही रूप से समझ पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ेंगे नव उदारवादी दृष्टिकोण। तो दोस्तों राज्य की प्रकृति का जो नव उदारवादी दृष्टिकोण है, इसके प्रमुख समर्थक रॉबर्ट नोजिक, हेयक, इसाया बर्लिन, मिल्टन फ्राइडमैन आदि प्रमुख हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य को केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, अर्थात ये न्यूनतम हस्तक्षेपकारी राज्य की अवधारणा पर जोर देते हैं। यह दृष्टिकोण बाजार और वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण पर जोर देता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। नव उदारवादी दृष्टिकोण बाजार पर आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिसके कारण राज्य का सीमा क्षेत्र कम होता जा रहा है और राज्य कल्याणकारी कार्यों जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा आदि से अपने हाथ पीछे खींच रहा है। तो दोस्तों राज्य की प्रकृति के नव उदारवादी दृष्टिकोण को समझने के बाद अब हम राज्य की प्रकृति के नव मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इस दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक प्रभात पटनायक, सीपी भामरी और ग्रामसी आदि हैं। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य सशक्त यानी कि मजबूत तरीके से समाज के निम्न वर्ग पर आक्रमण करता है और पूंजीपति वर्ग को सुरक्षा प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य का चरित्र मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। उदाहरण के लिए जैसे राज्य गरीब लोगों से जमीन अधिग्रहण करके उन्हें विशेष आर्थिक क्षेत्र के लिए पूंजीपतियों का समर्थन करता है। तो दोस्तों राज्य की प्रकृति के अध्ययन के विभिन्न दृष्टिकोणों का व्यापक रूप से अध्ययन करने के बाद हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि राज्य के स्वरूप को समझने के लिए केवल संविधान और राजनीतिक संस्थाओं के अध्ययन को पर्याप्त नहीं माना जा सकता। समकालीन वास्तविकता यह है कि राज्य की प्रकृति का विश्लेषण किसी एक मापदंड से नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसका अध्ययन करने के लिए वर्ग संघर्ष, संविधान, राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक अर्थव्यवस्था और सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण का अध्ययन करना भी आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ
मैंने जो राज्य की प्रकृति के बारे में आपको समझाया है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।